और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। चुनावी माहौल में ओपीएस पर जंग देखने को मिल रही है। पुरानी पेंशन योजना को विपक्ष रामबाण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और हर गैर बीजेपी शासित राज्य ये मुद्दा उछाल रहा है। वैसे तो यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी ओपीएस का मुद्दा उछला था, लेकिन विपक्ष को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। हिमाचल और गुजरात में विपक्ष ने सत्ता में वापसी पर ओपीएस लागू करने का वादा किया है। इस बीच छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार से एनपीएस का पैसा मांगा, जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि एनपीएस के तहत केंद्रीय मद में जमा पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता है। ये केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो इसका योगदान कर रहे हैं। ओपीएस और एनपीएस की लड़ाई अदालत तक जा सकती है और विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से किसकी टेंशन बढ़ी और क्या एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को नहीं मिल सकता है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। ओपीएस लागू किया है, ओपीएस इलेक्शन लड़ा गया हिमाचल पूरा का। कोई भी वादा करने में वो झिझकते नहीं है। कुछ भी वादा कर दो, अभी भी कर रहे हैं, ढेर सारे वादे कर रहे हैं। पब्लिक के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अगर हमने उनसे वादा किए तो वादे निभाओ, पूरे करो। और चले इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ धीरज गुप्ता जी, बहुत स्वागत है धीरज जी आपका। गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, कर्मचारी नेता हैं। गजेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी है, कांग्रेस नेता हैं, बहुत स्वागत स्वर्णिम जी। और साथ ही आशीष चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए, बीजेपी नेता हैं। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है, स्वर्णिम जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। ओपीएस बेहद अहम मुद्दा कांग्रेस के लिए। सरकारें जहां जहां हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, और जहां पर चुनाव हुए वहां पर भी वादे किए गए कि अगर कांग्रेस जीतती है तो हम ओपीएस लाएंगे। लेकिन सवाल ये कि ओपीएस पर ये राजनीति क्यों हो रही है, क्यों यहां पर सवाल उठ रहे हैं? एनपीएस वर्सेस ओपीएस नजर आ रहा है। देखिए श्वेता जी, राजनीति की बात नहीं है। ओपीएस जो है आज वक्त की मांग है। जो कर्मचारी जो हमारे देश के निर्माण में, हमारे प्रदेश के निर्माण में या जहां भी वो कार्यरत हैं, उसके निर्माण में अपना जीवन जहां पे लगा देते हैं, उसके पश्चात उनके रिटायरमेंट के पश्चात एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। यह बात सबको सामने आई और सबने देखा, महसूस की। जनता की मांग थी, ओपीएस कर्मचारियों की मांग है, पूरे देश भर के कर्मचारियों की मांग है। हमने यहाँ पे लागू की और ये मानते हुए लागू की कि इसके बगैर कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकते। और यदि अपने भविष्य के प्रति कोई कर्मचारी आशंकित होगा तो किस तरह से मन लगा करके वो कार्य करेगा अपने प्रदेश के या देश के निर्माण में। अब जहां तक बात है, ये इसलिए इस पर भारतीय जनता पार्टी का रुख अभी स्पष्ट नहीं होता। और जो कहते हैं कि हम लागू, ना तो ये कहते हैं कि लागू नहीं करेंगे, ना कहते हैं इसके विरोध में। लेकिन एक बात तय है कि एनपीएस जिसके तहत जो कर्मचारी है उसको रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, और उस मार्केट के उतार चढ़ाव के आधार पर बहुत ही मिनिमम एक मेगर राशि जो होती है, मुट्ठी भर राशि कभी प्राप्त होती है कर्मचारी को। तो ये इतने समय में देखा, और मान लीजिए कोई स्कीम अगर सही नहीं निकली, गलत है, तो उसको मान लेना चाहिए। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एनपीएस अगर लागू की तो अब उसको रोल बैक नहीं कर सकते, करनी तो पड़ेगी। अब देश में निश्चित रूप से ओपीएस लेकर के रहेगा कर्मचारी, और हम देंगे। या तो हमारी जहां सरकार है वहां हम दे ही रहे हैं, और नहीं तो आंदोलन के आधार पर सरकार बदल के जैसे भी होगा ओपीएस तो कर्मचारियों को देनी पड़ेगी। और इसके जो कहना चाहिए इसका रास्ता जो है हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन आशीष जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से बोला कि एनपीएस का पैसा दिया जाए, जबकि कानून के तहत ऐसा पॉसिबल नहीं, और इसलिए मना किया, वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ओपीएस भी लागू करना है, फिर एनपीएस से भी पैसे की डिमांड की जा रही है, जबकि स्पष्ट यहाँ पर किया जा चुका है। तो अब ये नहीं लग रहा कि ये मुद्दा हो चुका ओपीएस वर्सेस एनपीएस और इसमें कोई रास्ता निकालना होगा, वरना इसी पर ही अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए श्वेता जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि 2014 के बाद से जब से विपक्ष लगातार हार रहा है और उस बौखलाहट में वो ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं जिसका कि कोई तात्कालिक प्रभाव अभी दिखाई हमको पड़ता नहीं है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने लागू की है, इसका क्या प्रभाव होगा, राज्य पे कितना इसका आर्थिक भार पड़ेगा, ये सब हमको 2030 और उसके उपरांत पता पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे कि हमको वो वादे करने चाहिए जो हम पूरा कर सकें।
श्वेता जी, मुख्यमंत्री जी कल गुजरात में थे और गुजरात में उन्होंने वहाँ पे मैनिफेस्टो जारी किया और गुजरात के मैनिफेस्टो के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं हम गुजरात की जनता को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। अरे भाई, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप राजस्थान की जनता को 500 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं देंगे? गुजरात में ये वादा करते हैं कि जो कोविड से जिनका निधन हुआ है हम उनको 4 लाख रुपये सहायता देंगे। अरे भाई, राजस्थान में जिनका कोविड से निधन हुआ आपने उनको 1 रुपया नहीं दिया। आप गुजरात में वादा करते हैं कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। राजस्थान में जब से आपकी सरकार बनी है तब से पेपर लीक हो रहे हैं और लगातार जारी हैं। पूरे देश में राजस्थान बेरोजगारी में पूरे देश में या तो नंबर 1 होता है या नंबर 2 होता है। तो आपको पता है कि आपकी सरकारें आ नहीं रही हैं, तो आप कुछ भी ऐसे मनगढ़ंत वादे कर दीजिए। आप लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। उत्तराखंड में भी आपने वादा किया, वहां पर भी आप हार गए। हिमाचल में भी अभी आप हार रहे हैं। तो आप लगातार ऐसे वादे कर रहे हैं। और श्वेता जी, हमको समझना पड़ेगा, ये वही कांग्रेस पार्टी और इनके नेता राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने एक न्याय स्कीम लॉन्च की थी 2019 में कि हम गरीब को 72,000 रुपये साल देंगे वहाँ की महिलाओं को। श्वेता जी, हमको समझना पड़ेगा, देश का मतदाता बहुत समझदार है। उसका कुछ भी शिक्षा का स्तर हो, उसका कोई भी आर्थिक विषमता हो, वो समझता है कि ऐसी कौन सी सरकार है जो हमारे वादों को पूरा कर सकती है, किसके वादों में दम है। अब मुझे लगता है मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो सवाल कर रहा है विपक्ष, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता समझती है कि ये सब पूरे होने वाले वादे नहीं हैं? देखिए श्वेता जी, इसका इम्पैक्ट पता नहीं पड़ रहा ना। इम्पैक्ट कब पता पड़ेगा? इम्पैक्ट पता पड़ेगा 2030 के बाद। तब तक तो कांग्रेस की सरकार रहेगी नहीं ना राजस्थान में। इनकी जो स्थिति है वो राजेंद्र गुड़ा जी, इनके मंत्री ने बयां कर दी कि 2023 में इनकी क्या स्थिति होनी है। तो जब आपको पता है उनको सरकार में रहना ही नहीं है तो उल वादे किए जाएं आप। ठीक है, इसका रिएक्शन स्वर्णिम जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले गजेंद्र सिंह जी का रुख करते हैं कर्मचारी तक। गजेंद्र जी, कर्मचारियों की बात आती है, एक बड़ा वर्ग है कर्मचारियों का, कई समस्याओं से जूझता है, कई मांगे रहती हैं, बहुत आंदोलन भी करते हैं, काम भी करते हैं। ओपीएस आने के बाद वो काफी खुश कर्मचारी थे, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, ओपीएस वर्सेस एनपीएस की बात की जा रही है। यहाँ पर सरकार डिमांड कर रही, छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से कह रही कि एनपीएस का पैसा दिया जाए। ओवरऑल कर्मचारी इसे कैसे देख रहा है? कर्मचारी ओपीएस को कैसे देख रहा है और कर्मचारी क्या चाहता है आगे? निश्चित तौर पे जो ओपीएस दिए ये एक बहुत बढ़िया कदम है। और कर्मचारी अपनी सेवा काल के 60 साल के बाद में अगर सेवानिवृत्त होता है और उसकी सेवा के बाद में उसके बुढ़ापे का सहारा जो अपन मानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को, और वो लागू किया, निश्चित तौर पे धन्यवाद की पात्र राजस्थान की सरकार। और गहलोत साहब कहते हैं कि बिना मांगे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कर्मचारी संघों ने बहुत दिनों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे, ज्ञापन भी दिए थे। और आपने देखा होगा वीसी हुई थी बजट से पहले, उसमें भी हम जितने भी संगठन के लोग थे सारे लोगों ने एक ही स्वर में कहा था कि जब विधायक और सांसद जब इतनी बार एमएलए बनता है, एमपी बनता है, उसके बाद में हर बार की पेंशन मिलती है, तब राज्य के कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। तब कई बार बात होती थी कि कौन से स्टेट में ऐसा है, तो क्यों नहीं, हमने कहा था, उन्हें राय दी थी कि क्यों नहीं राजस्थान ऐसा स्टेट हो जिसमें ये उदाहरण पेश हो हिंदुस्तान के हर स्टेट में। और जब ओपीएस लागू की गई तो आपने देखा होगा राजस्थान के प्रत्येक संगठन ने उनको बधाई भी दी थी, जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे ओपीएस के। और उसके बाद में एक आदेश आया था कि जिन कर्मचारियों ने पैसे उठा लिए, जो ओपीएस एनपीएस में थे, उनके पैसे उठा लिए थे, उनके ये समझा जाएगा कि ये ओपीएस में रहना चाहते हैं, ओपीएस से एनपीएस में रहना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे इसके बारे में हमने फाइनेंस सेक्रेटरी जी से मिले थे और फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमें आश्वस्त किया था। हमने उन्हें कहा था कि जब ये इतने पैसे, जब हमारे पैसे हैं 50% बेसिक का कर्मचारी का कटता, 50% सरकार अंश देती थी, और उस 50 में से पहले से ही 25% कर्मचारी अपना अंश निकाल सकता था। तो ऐसा कोई आदेश नहीं था उसमें कि आप पैसे नहीं निकाल सकते। और उसी बात से जब कर्मचारियों ने अपने पैसे निकाले थे तो हमने सरकार से और फाइनेंस सेक्रेटरी माननीय अखिल अरोड़ा जी को हमने कहा था कि ये गलत कर रहे हैं आप। तब उन्होंने वापस जमा कराने के लिए 3 किस्तें बनाई थी। हमने कहा था कि कोई कर्मचारी ऐसे भी है जिनकी ज्यादा अंश जमा है, उसको आप कुछ ज्यादा किस्तों में जमा कीजिए। उसके बाद वो कह रहे थे कि पीएफआरडी से आप, पीएफआरडी ने इसलिए मना कर दिया कि आपके पैसे ये कर्मचारी ओपीएस में नहीं जाना चाहते, ये तो एनपीएस में ही रहना चाहते हैं, इसलिए पैसे उठाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शुरू से ही 25% उठाते आ रहे हैं।
तो ऐसा स्पष्ट निर्देश नहीं था। जो 28 अगस्त को एक आदेश आया था, उसके बाद में हमने सरकार से ही मांग की थी, उसके बाद में 3 किस्तों में किया था। तो ये कुल मिला के जो ओपीएस है, ये कर्मचारी का जो बुढ़ापे का सहारा है वो वापस कर्मचारियों को मिला है, और उसके लिए हिंदुस्तान में भी मिलना चाहिए सब जगह। और पीएफआरडी से जबकि ये मना किया जा रहा है, जैसे राजस्थान से भी, पहले आपको बता दूं, राजस्थान ने भी अपने पैसे मांगे थे और फिर छत्तीसगढ़ ने भी मांगे। तो ये पीएफआरडी से इनको कारण क्या है क्या नहीं है ये तो सरकारें जाने, परंतु ये पैसे वापस आने चाहिए और कर्मचारियों को मिलने चाहिए। आपने देखा होगा अभी जो कम से कम 3-4 हजार कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको अभी तक ओपीएस का लाभ नहीं मिला। 1 अप्रैल के बाद वालों को अभी ये क्लियर नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कह रहे हैं कि ये आज की डिमांड नहीं, पहले भी डिमांड की जा चुकी है कि राज्य सरकारें कर चुके हैं कि मिलना चाहिए। हमारे साथ धीरज गुप्ता जी भी है, विषय विशेषज्ञ। धीरज जी, अब इससे आपसे बेहतर हम और समझना चाहेंगे, क्योंकि अहम बात यह कि एनपीएस से पैसा मिलना चाहिए ओपीएस के लिए, जो राज्य सरकारें भी डिमांड कर रही हैं। और जिस तरह से कानून का हवाला दिया गया, साफ कहा गया कि एनपीएस से पैसा ओपीएस में नहीं दिया जा सकता है, और ये एक अलग और कानून के तहत ऐसा है। क्या वाकई में कानून कहता क्या है? क्या ये पॉसिबल है जिस बात को लेकर इतनी ज्यादा बहस, इतनी बयानबाजी और इतनी मांग उठाई जा रही है? देखिए श्वेता जी, एनपीएस को ओपीएस से मत जोड़िए। उसका नाम है ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम। देखिए एनपीएस जो है वो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बेहतर रिटर्न देने वाली स्कीम है। आप अगर इसमें गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो राज्य के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने एनपीएस में अपना पैसा लगाया हुआ है। ये बात और है कि 1/1/2004 से जो सरकारों में नियुक्त होते थे नए कर्मचारी अधिकारी, राज्यों ने उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने के स्थान पर उनको एनपीएस से जोड़ दिया था। ठीक है। अब हम विषय पर आते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सरकार के लिए लाभदायक थी या कर्मचारियों के लिए लाभदायक थी। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आज की स्थिति में अगर आप देखेंगे, आप तो इस बार का 2022-23 का स्टेट गवर्नमेंट का बजट देख लीजिए। मैं बरसों से उस बजट को एनालिसिस कर रहा हूं, सरकार में भी कभी रहा तो उसको देखता रहा। हर साल जब रिवाइज पे रूल्स नहीं आते, मतलब वेतन आयोग नहीं आता, ऐसी परिस्थिति में हर साल जो सैलरी हेड है, जो कर्मचारियों के वेतन भत्तों का हेड है, उसमें सरकार 10% अगले वित्तीय वर्ष में जोड़ती है। मीन अगर इस साल 70,000 करोड़ का अगर प्रोविजन है तो अगले साल लगभग वो 77,000 करोड़ का प्रोविजन करेगी। आप देखेंगे इस बार के बजट प्रोविजन को, बजट प्रोविजन में कोई 200-300 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कारण क्या है इसका? सरकार ने हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी है उसने मुख्यमंत्री जी के हाथ में एक ऐसा झुंझुना थमाया जिसको मुख्यमंत्री जी भी संभवतः समझ नहीं पाए। और कर्मचारियों की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति आज एक बाजार में उसमें क्या अफवाह चल रही है उससे बचकर अपने आप को सिक्योर पोजीशन में रखना चाहता है। हवा ये फैलाई गई कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सिक्योरिटी है, एनपीएस में सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि यदि जिस दिन एनपीएस डूब गई उस दिन इस देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शेयर बाजार में पैसा लगता है जो एनपीएस का पैसा है, और मैंने शेयर बाजार में पैसा लगाया था और वो बहुत समय बाद मुझे कम होके मिला। जी साहब, एनपीएस में जब वो पैसा लगता है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट लगाते हैं। देखिए जितना भी पैसा सरकार के पास जाता है, सरकार कहीं ना कहीं उस पैसे को लगाती है और उसी से रिटर्न लेती है। कैसे? जैसे बिजनेसमैन को लोन देती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देती है। तो बैंक जब लोन देते हैं तो गारंटी जो है वो लेते हैं। अब माल्या साहब जैसे लोग जो है वो लेके चले जाते हैं, नीरव मोदी जी जैसे लेके चले जाते हैं, इनसिक्योर लोन हो गया। तो वो अल्टीमेटली बर्डन किस पे आता है? गवर्नमेंट पे। नए कानून बने, रिकवरी की व्यवस्था की जाने लगी। तो जो ओपीएस है, ओपीएस में एक सुरक्षा की भावना थी, लेकिन मैं आपको बताऊं जब से एनपीएस चालू हुई है 9.34% रिफंड एनपीएस ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, जो आज से पहले कभी किसी भी सरकारी योजना ने अपने होल्डर्स को नहीं दिया। अब बात आती है सरकार को बेनिफिट कैसे हुआ। देखिए लगभग 70,000 करोड़ का सरकार का सैलरी हेड का बजट था। 3 से 4 हजार करोड़ फाइनेंस डिपार्टमेंट स्वयं मानता है
कि जो 10% कंट्रीब्यूशन सरकार आपके खाते में करती थी एनपीएस के पेटे, वो लगभग 4000 करोड़ था। अब सीधी सीधी बचत हो गई 4000 करोड़ की राज्य सरकार की। तो अब ओल्ड पेंशन स्कीम जो 1-1-4 के बाद 1-1-4 से नियुक्त हुए हैं, तो कोई रिटायर होगा 25 के बाद, कोई 30 के बाद, कोई 32 के बाद, कोई 35 के बाद, धीरे धीरे वो बर्डन आएगा। उस समय जो माहौल था 2003-4 में, माहौल ये था, तमाम राजनीतिज्ञ ये कहते थे कि राज्य कर्मचारी राज्यों पर बोझ हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, राज्य कर्मचारी जो है राज्य पर बोझ कैसे है। राज्य में 8 लाख कर्मचारी हैं, 3.5 लाख टीचर्स हैं, तो आप टीचिंग सिस्टम को स्टेट से खत्म कर दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिए। 1 लाख पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, लगभग 60 से 70 हजार नर्सेज हैं। ये तो 1 रुपया कमा के नहीं दे रहे, ये तो टोटल एक्सपेंडिचर मद में जा रहा है। देखिए डेमोक्रेसी में सरकार की और राजनेताओं की भावना होनी चाहिए कि हम रेवेन्यू जनरेट के तरीके बढ़ाएं। जो कर्मचारी उनके पास काम करता है, यदि मैं एक पान की छोटी सी दुकान भी अगर सड़क पर भी खोलूंगा, तो 20-30 साल के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे उस दुकान के एवज में मुझे कुछ रॉयल्टी मिलेगी। धीरज जी, बहुत बहुत बेहतर तरीके से आपने बारीकी से समझाया पे। लेकिन स्वर्णिम जी, आप क्या इत्तेफाक रखें, क्योंकि आप ओपीएस को बेहतर, लेकिन ओपीएस एनपीएस कैसे डिफर है, कैसे इन दोनों को कंपैरिजन ना किया जाए, कैसे फायदा एनपीएस से है, ये बातें तो फिर ये कहां से आ गया? अगर कानून की भी बात की जाती है, एनपीएस का पैसा नहीं निकाल सकते, वित्त मंत्री कह रही, लेकिन इसके बावजूद डिमांड यही। देखिए एक चीज स्पष्ट है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है सिक्योर्ड, जो उनका कहना चाहिए कि आपका रिटर्न है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एनपीएस में मिलेगा ही मिलेगा ऐसी कोई शर्त नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब सरकार होती है, सरकार देखती है लोगों के बेनिफिट के लिए बनती है। हम वेलफेयर स्टेट है, हम कमाने की दुकान नहीं है। सरकार खुद का फायदा देखेगी या जनता का, ये उसको तय करना है जो सरकार चला रहा है। हम सरकार में होते हैं, हम जनता का फायदा देखेंगे जिसके लिए हम सरकार चला रहे हैं। अगर सरकार स्वयं का फायदा देखने लगे, स्वयं के लिए रेवेन्यू जनरेट करने लगे, किस काम का? जनता के लिए ही है ना। तो जनता को अगर आप सिक्योर नहीं रख सकते, जब अगर यही कह दे भारतीय जनता पार्टी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसके तहत मुफ्त इलाज है, वो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, तो ये तो अब इसमें तो सोच का फर्क है। आपकी सोच क्या है? आप जब तक बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि जो वादे करें उसको पूर्ण करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया 2 करोड़ रोजगार नौकरियां देने का प्रतिवर्ष, किसानों की आय दुगनी करने का, बहुत सारे वादे किए थे, महंगाई कम करने का, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का, ये सब चीजें चली। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो यही ना कि आपने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के मार्फत सरकार की कमाई बढ़ाई, जनता पर बोझ